नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और मशहूर लेखक बीपी कोइराला ने अपनी किताब में लिखा था कि हमने सालों तक सहा, चुपचाप बैठे रहे, लेकिन अब गुस्से की ज्वाला बाहर आनी चाहिए। इस समाज की जड़ता ने हमें दबाया, अब विद्रोह का समय है। उन्होंने बेशक इन पंक्तियों को राणा शासन के दमन के विरोध में लिखा था, लेकिन नेपाल की मौजूदा स्थिति को देखकर लग रहा है कि मानो उन्होंने जैसे दशकों पहले ही नेपाल की इस बगावत की भविष्यवाणी कर दी थी। कोइराला ने अपनी कलम से विद्रोह की जिस अलग को जगाने की कोशिश की, वो काठमांडू की सड़कों पर सुलगती दिखी। नेपाल की सड़कों पर विद्रोह का जो बिगुल बजा, वो सिर्फ युवाओं की अचानक की गई बगावत नहीं थी, बल्कि सालों से धधक रहा ज्वालामुखी है जो अब फट पड़ा है। इस हिंसा को बेशक जायज ठहराया नहीं जा सकता, लेकिन वर्षों के भ्रष्टाचार से लेकर नेपोटिज्म और ज्यादती का हिसाब चुकता करने के लिए युवा सड़कों पर उतरे और हिंसा का रास्ता अख्तियार किया। तभी तो विद्रोही भीड़ मौजूदा हुक्मरानों से लेकर पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार वालों पर हमला करने से भी नहीं चूके। बहरहाल हिंसा, उपद्रव और आगजनी के बाद अब नेपाल में शांति लौट रही है। राजधानी काठमांडू में सेना की ओर से लगाया गया कर्फ्यू और निषेधाज्ञा को हटा दिया गया है। अंतरिम सरकार बनने के बाद सुरक्षा बलों ने हालात को देखते हुए यह फैसला लिया। हालांकि सड़कों पर सेना की मौजूदगी अभी कुछ दिन और रहने की उम्मीद है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश नया सवेरा। जी हां, आज का नया सवेरा नेपाल के लिए नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। आपको बता दें, अंतरिम सरकार की कमान पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने संभाली है। उन्होंने कल प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वहीं राजधानी की सड़कों पर अब धीरे धीरे सामान्य माहौल लौटता दिख रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें उम्मीद है कि सुशीला कार्की नेपाल के लिए एक नए युग की शुरुआत करेंगी। देश को और सुरक्षित रखने के साथ विकास को आगे बढ़ाना जरूरी है। सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल के वीरगंज में भी लोगों को उम्मीद है कि एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री समेत तमाम मंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त हैं, सबकी संपत्ति की जांच होगी और नेपाल भ्रष्टाचार मुक्त होगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुए भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों में हिंसा के चलते हालात बिगड़ गए थे। पुलिस के मुताबिक इन प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 51 हो गई। इसमें 21 प्रदर्शनकारी, 9 कैदी, 3 पुलिसकर्मी और 18 अन्य लोग शामिल हैं। हिंसा का सबसे ज्यादा असर नेपाल की होटल इंडस्ट्री पर पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 2 दर्जन होटलों में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की घटनाओं से इस सेक्टर को 25 अरब नेपाली रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वहीं नेपाल पुलिस ने देश भर में हुई हिंसा, आगजनी और लूटपाट की घटनाओं को लेकर जनता से सहयोग की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि जिनके पास भी इन घटनाओं से जुड़े वीडियो या सबूत हैं, वो उन्हें साझा करे ताकि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। इसके लिए पुलिस ने एक आधिकारिक ईमेल जारी कर ऐसे सभी वीडियो भेजने की अपील की है। आपको बता दें कि हिंसा के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया था। सैकड़ों प्रदर्शनकारी उनके दफ्तर में घुस गए थे और सोमवार के प्रदर्शन में हुई मौतों को लेकर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लगाया गया प्रतिबंध सोमवार रात को ही हटा लिया गया था। हालांकि ओली के इस्तीफे के बाद भी हिंसा थमी नहीं और प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास, सरकारी दफ्तरों, राजनीतिक दलों के दफ्तरों और वरिष्ठ नेताओं के घरों को आग के हवाले कर दिया। शुक्रवार दोपहर कई मृतकों का अंतिम संस्कार काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर परिसर स्थित आर्य घाट पर बागमती नदी के किनारे किया गया। हिंसा में 51 लोगों के मारे जाने की खबर है। पुलिस के मुताबिक इन प्रदर्शनों के दौरान करीब 1700 लोग घायल हुए। इनमें से लगभग 1000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक काठमांडू घाटी में नेपाल पुलिस की गतिविधियां धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं और जिन थानों और पुलिस चौकियों को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा फोड़ा है या आग के हवाले कर दिया है, वो फिर से संचालन में आ रही है। वैसे आपको बता दें कि युवाओं की पहली पसंद सुशीला कार्की नहीं थी। युवाओं की पहली पसंद काठमांडू के मेयर बालेन शाह थे, जिन्होंने इस आंदोलन का आह्वान किया था। बालेन ने सत्ता संभालने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सुशीला का नाम सामने आया। फिर बालेन ने भी अपना समर्थन सुशीला को दिया, जिसके बाद नेपाल में सियासी संकट पर विराम लगा। हालांकि वो आंदोलनकारियों के बीच लोकप्रिय रही हैं। वो नेपाल की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश रह चुकी हैं। उनकी छवि भ्रष्टाचार विरोधी है और नेपाल में सुशीला महिलाओं के लिए प्रेरणा है।
सुशीला कार्की के हाथों में नेपाल की कमान केवल इन्हीं कारणों से नहीं दी गई है, इसके अलावा भी कई फैक्टर्स अहम रहे हैं जिसकी वजह से वो अब आने वाले महीनों में नेपाल का नेतृत्व करेंगे। आपको बता दें कि आंदोलनकारियों की मांग थी कि 6 से 12 महीने के भीतर देश में आम चुनाव कराए जाएं ताकि लोकतंत्र स्थापित हो और जनता अपनी इच्छा से नई सरकार को चुन सके। सुशीला कार्की ने आंदोलनकारियों की इस मांग को मान लिया है। वहीं आंदोलनकारियों की मांग यह भी थी कि नेपाल की संसद को भंग कर दिया जाए। इस मांग को स्वीकार कर लिया गया और सुशीला कार्की के हाथों में कमान सौंपी जा चुकी है। इसके अलावा आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में एक नागरिक सैन्य सरकार का गठन। इस प्रस्ताव के तहत आंदोलनकारियों ने ये मांग की है कि नेपाल में ऐसा शासन बने जो नागरिक और सेना दोनों के रिप्रेजेंटेशन वाला हो। आंदोलनकारियों का कहना था कि बस सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जनता सड़कों पर नहीं उतरी है। जनता की सड़क पर उतरने की प्रमुख वजह भ्रष्टाचार है। आंदोलनकारियों की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि पुराने दल और नेताओं की संपत्ति की जांच के लिए शक्तिशाली न्यायिक आयोग का गठन होना चाहिए। आंदोलनकारियों की बड़ी मांग यह भी रही कि आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई हिंसा की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो। इससे प्रभावित लोगों को न्याय मिले। इस मांग को मान लिया गया है और निष्पक्ष जांच की बात कही गई है। कुल मिलाकर उनकी 5 बड़ी मांगे मान ली गई है। इन सब के बीच सुशीला कार्की ने नेपाल के इतिहास में 2 बार अपना नाम दर्ज करवा लिया है। पहली बार उन्होंने 2016 में देश की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बनकर इतिहास रचा और राजनीतिक दलों तथा नेताओं मंत्रियों के खिलाफ साहसिक फैसलों के कारण प्रतिष्ठा अर्जित की। लगभग 1 दशक बाद उन्होंने अब एक और इतिहास रचा है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर। लेकिन उनके सामने चुनौती बड़ी है। दरअसल उनकी नियुक्ति गहरे राष्ट्रीय उथल पुथल के समय में हुई है। भ्रष्टाचार, राजनीतिक विशेषाधिकार, विरासत में मिली संपत्ति और सोशल मीडिया प्रतिबंधों पर गुस्से से प्रेरित जेनजी नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। एक नाटकीय घटनाक्रम में जेनजी आंदोलन से जुड़े नेताओं ने कार्की के नाम को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए अपनी पसंद के रूप में सामने रखा। अनिश्चितता के बीच खुद को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने वाली नेपाल सेना ने उनकी नियुक्ति को सुविधाजनक बनाया। पारंपरिक शक्ति संक्रमण के विपरीत कार्की का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कुछ दिनों की तनावपूर्ण और अनिश्चितता के माहौल में उनके समर्थकों के लिए राहत भरी खबर लेकर आया है। कई लोगों के लिए उनका नेतृत्व न केवल पुरानी पीढ़ीगत राजनीति से एक ब्रेक है, बल्कि पुरुष राजनीतिक अभिजात वर्ग के लंबे समय से प्रभुत्व वाले देश में जवाबदेही और सुधार के लिए एक प्रतीकात्मक जीत भी है। सुशीला कार्की की परवरिश एक राजनीतिक परिवार और परिवेश में हुई है, क्योंकि उनके परिवार के नेपाली कांग्रेस के प्रभावशाली कोइराला परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध रखते थे। कम उम्र से ही उन्होंने लोकतंत्र, शासन और न्याय पर बहस का सामना करना सीख लिया, जिससे नागरिक कर्तव्य और राजनीतिक जिम्मेदारी की उनकी समझ को आकार मिला। आपको बता दें, कार्की ने 1978 में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की थी। उन्होंने विराटनगर में उच्च न्यायालय में बार एसोसिएशन की अध्यक्षता भी की है। 2007 में उन्हें एक वरिष्ठ वकील के रूप में मान्यता मिल गई, जिससे उनका पेशेवर कद और मजबूत हो गया। उन्हें 2009 में सुप्रीम कोर्ट का अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 2010 में स्थायी न्यायाधीश बन गई। इसके बाद 11 जुलाई 2016 को नेपाल की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। हालांकि नया कार्यकाल 7 जून 2017 तक 1 साल से भी कम समय तक चला, लेकिन उन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए। उनके सबसे उल्लेखनीय कार्यों में तत्कालीन संचार मंत्री जेपी गुप्ता को दोषी ठहराना और लोकमान सिंह कार्की को प्राधिकरण के दुरुपयोग की जांच आयोग से हटाना शामिल था। यह निर्णय बेहद अविश्वसनीय था। दरअसल नेपाल के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी मौजूदा मंत्री को अदालत के कटघरे से हथकड़ी पहनाकर सीधे जेल भेज दिया गया। ये फैसला न देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई से लेकर माओवादी अध्यक्ष प्रचंड तक ने दबाव डाला, लेकिन कार्की टस से मस नहीं हुई। 2013 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ असहमति व्यक्त की जिसने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी की अंतरिम परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मान्य किया।
दरअसल कार्की का ये तर्क था कि एक ही व्यक्ति के सरकार प्रमुख और न्यायालय प्रमुख बनना संविधान का उल्लंघन तो है ही, साथ ही ये शक्ति के संतुलन को भी बाधित करता है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल ने असाधारण राजनीतिक अशांति के दौर में प्रवेश किया, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की मांग करने वाले जेनजी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों से प्रेरित था। अब इस संदर्भ में कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए जेनजी आंदोलन की पसंदीदा उम्मीदवार के रूप में उभरी हैं, जिन्हें वर्चुअल युवा मतदान प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया है। वैसे तो नेपाल विद्युत प्राधिकरण के रूप के पूर्व कार्यकारी निदेशक कुलमन घिनसिंह और काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह जैसे अन्य उम्मीदवारों पर भी विचार किया गया, लेकिन निष्पक्षता, संतुलन और अखंडता के लिए कार्की की प्रतिष्ठा ने आंदोलन का विश्वास जीत लिया। उन्हें सत्ता की विरासत के रूप में संकट का सामना करता एक राष्ट्र मिला है, जिसमें निष्क्रिय संस्थान, कम पुलिस मनोबल और क्षतिग्रस्त सिंहबरदार संसद और राष्ट्रपति भवन समेत प्रमुख सरकारी इमारतें शामिल हैं। उन्हें उद्योगपतियों और व्यापारियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाना होगा। आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी में अप्रत्याशित संकट न आए, इसका भी ख्याल रखना होगा। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण, जेनजी या युवाओं के प्रदर्शन के बाद उन्हें सत्ता का स्वाद चखने को मिला है, उनकी अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना होगा। बहरहाल चुनौतियों के साथ उम्मीद यही है कि नेपाल अब लोकतंत्र के उस राह पर लौट पाएगा जिसके लिए सदियों तक संघर्ष किया गया। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।